हाय एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो किरदार है सेल के अंदर, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव और बिजी रहने वाला एक ऑर्गेनेली है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होता आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को समझने से पहले हम आते हैं कि डायग्राम में समझेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है और इसके कितने पार्ट्स हैं और इसके मेम्ब्रेन के हवाले से। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास है, क्या है, सेल है। ठीक है, ठीक है। और सेल में ये पड़ा हुआ है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद सेल के अंदर डिपेंड करता है कि सेल के फंक्शन के ऊपर, एक्टिविटी के ऊपर। अगर सेल की एक्टिविटी ज़्यादा है, वो डिपेंड करता है अब कोई भी जानदार का वो फंक्शन पे, कि वो कौन किस तरह का फंक्शन करता है, यानी उसकी एक्टिविटी ज़्यादा है या कम है, तो उस हिसाब के उस जानदार के सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद में फ़र्क आ जाती है। तो उस माइटोकॉन्ड्रिया की जो सेल के अंदर जो तादाद है, वो डिपेंड करता है, मैंने कहा, सेल की फंक्शन पे। वो फ्यू से लेकर 1000 तक, ठीक है, 1000 तक ये हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है एक्टिविटी पे। अब सेल का जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी करने वाला जो ऑर्गेनेली है, वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस डायग्राम से हम माइटोकॉन्ड्रिया को समझने की कोशिश करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की, जैसे मैंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के कितने, दो मेम्ब्रेन होते हैं। एक मेम्ब्रेन ये होता है जिसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, बाहर वाला, और दूसरा जो ए मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, अंदर वाला मेम्ब्रेन। और इसके अलावा ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो एक स्पेस है जिसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, ये आपको लग रहा है, ये जो स्पेस है, ठीक है, ये स्पेस को हम क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इसके अलावा ये इसका कहलाता है क्रिस्टी। ठीक है, ये कहलाता है इसका क्रिस्टी। ठीक है, ये फोल्डेड लाइक मेम्ब्रेन का एक फोल्ड, जो फोल्डेड है, ठीक है, फोल्ड हो चुका है, इसको कहते हैं हम क्रिस्टी। ठीक है, और क्रिस्टी का एक बहुत बड़ा फंक्शन है, एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, वो बहुत से साइकिल में इनका बहुत बड़ा किरदार होती है। और इसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये सेल के मेम्ब्रेन के अंदर ये इसका मैट्रिक्स कहलाता है, यानी मैट्रिक्स कहते हैं जेल लाइक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, जेल लाइक सब्सटेंस होते हैं। यहाँ पे प्रोटीन, एंजाइम वगैरह वगैरह, ये सब कुछ एटीपीज वगैरह, ठीक है, वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह यहाँ पे मौजूद होती है। और इसके बाद जो इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया वाहिद ऑर्गेनेली है जिसके अंदर इसका अपना डीएनए होता है। ठीक है, और इसका अपना आरएनए होता है। ठीक है, और इसके अपने एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, इसके अपने एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे जो सेल के सेल का यानी 1% जो डीएनए है, वो कहाँ पे पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को दूसरा नाम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है पावर हाउस ऑफ सेल। इसका सेल का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि इस पूरा सेल के लिए जो एनर्जी है, एटीपी है, ये प्रोवाइड करता है। और ये किसकी मदद से करता है, डेफिनेटली अपने डीएनए और अपने आरएनए के थ्रू। और अपने डीएनए आरएनए के थ्रू वो क्या करता है, स्पेसिफिक एंजाइम बनाता है, किसके थ्रू, राइबोसोम्स के थ्रू बनाता है। अब राइबोसोम्स जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पाया जाता है, वो 70 एस है। कितना है, 70 एस। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज है, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज है, वो रेंज फ्रॉम 0.2 टू 1 माइक्रोमीटर, इसका जो साइज होता है, किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। और इसको डिस्कवर किया था किसने, इसको एल्टन एल्टमैन ने कब, 1890 में इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। ठीक है, लेकिन उसने उसको उस टाइम जो नाम दिया था, वो बायो ब्लास्ट। ठीक है, इसको बायो ब्लास्ट का नाम दिया था, कि सेल के अंदर जितने भी एनर्जी प्रोवाइड इसी की वजह से होती है। और उसके बाद जो है जाकर 90 98 में, ठीक है, सी बेंडा ने, ठीक है, सी बेंडा ने इसको नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का।
ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सी बेंडा ने दिया था, लेकिन एल्टमैन ने सिर्फ इसको डिस्कवर किया था और उसके उस टाइम उसने बायोब्लास्ट का नाम दिया। तो वक्त के साथ इसको जाकर उसने जो है सी बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। और इसके बाद आते हैं डेफिनेटली इसका अपना डीएनए। तो इसमें जो मेन किरदार है वो है F0F1 कॉम्प्लेक्स का, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सी ऑक्सीसोम। ठीक है, इसको दूसरा नाम कहते हैं एक्सीसोम, जो जिसका मेन किरदार है किस चीज़ का, एटीपी एटीपी सैंथेज का। ठीक है, इसका किरदार क्या होता है सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कि जो एटीपी का जो प्रोडक्शन है, सिंथेज है, वो ऑक्सीसोम के थ्रू होता है, जिसको F0 भी कहते हैं और F1 कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, और इसको एटीपी सिंथेज भी कहते हैं। तो ये था इसका मेन स्ट्रक्चर। ठीक है, जो इसके स्ट्रक्चर और इसके अंदर मौजूद डीएनए, आरएनए वगैरह। अब हम आते हैं इसको बुक से रीडिंग करते हैं कि बुक्स इसके बारे में क्या क्या नया इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड। अब हम आते हैं इसको बुक से रीडिंग करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दो अल्फाज से मिलकर बना। माइटो मीन थ्रेड, थ्रेड लाइक यानी मटेरियल। ठीक है, कॉन्ड्रिया मीन ग्रेन्यूल। ठीक है, थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल, इसको कहते हैं थ्रेड। थ्रेड ये हुआ थ्रेड, थ्रेड, और ये हुआ ग्रेन्यूल। ठीक है, इसको ग्रेन्यूल, जब ये दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ग्रेन्यूल और थ्रेड ये मिलकर बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्या बनाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियोन। ठीक है, सिंगल। अभी माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रियोन में क्या फर्क है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत से माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियोन को कहते हैं, और सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रियोन कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियोन कहते हैं। पावर, इसको दूसरा नाम क्या देते हैं, इसको दूसरा नाम क्या देते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों, क्योंकि वो सारे सेल को यहाँ से ही एनर्जी मिलता है, यहाँ से ही एटीपी मिलता है, यहाँ से भी इसको पावर मिलती है। लुक लाइक स्मॉल थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल, इधर सिफेरिकल और अलोंगेटेड। ठीक है, ये सिफेरिकल फॉर्म में होता है और लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबा होता है। इट्स ऑफ रेप्लिकेशन ऑर्गेनली। ठीक है, इसको ऑफ रेप्लिकेशन ऑर्गेनली, ये अपना आधा खुद काम खुद कर रहा होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि उसके अंदर इसका अपना डीएनए होता है, आरएनए होता है, और उसका अपना राइबोसोम्स भी होते हैं और अपना एंजाइम्स होते हैं। तो जब ये चीज़ होते हैं तो अपना खुद रेप्लिकेशन भी खुद करता है। अगर सेल को डिपेंड करता है सेल की एक्टिविटी पे, फंक्शन पे, सेल कितना ज़्यादा काम सर अंजाम दे रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ इस टाइम जो है मेरे जैसे कि मेरे हाथ है, ठीक है, हिल रहा है। ठीक है, और इसी तरह मैं अगर कोई वेट उठाऊं, ठीक है, तो इस हिसाब से मेरे जो हाथ के जितने भी मसल्स के सेल्स होते हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बढ़ता रहता है। वो डिपेंड करता है मैं मेरा लिफ्टिंग पे, ठीक है, कि मैं कितना वजन लिफ्ट कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मेरे जो हाथ के मसल्स के अंदर जो सेल्स है उनकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बढ़ोतरी आ जाती है, उसकी तादाद बढ़ जाती है। और इसको एल्टमैन ने 1890 में एस्टेब्लिश दैम, और उसको जो डिस्कवर किया, कार्ल ऑर्गेनली। ठीक है, सेल ऑर्गेनली को, एंड कार्ल दैम बायोब्लास्ट, और उसको इसने नाम दिया था किस चीज़ का, इसको बायोब्लास्ट का नाम दिया था। उस टाइम इसने बायोब्लास्ट का नाम दिया था। उसके बाद द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया, द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया गिवन बाय, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया गया सी बेंडा ने 1898 में। सी बेंडा ने इसको नाम दिया था। और इसका साइज, ठीक है, साइज क्या है, डेफिनेटली ये 0.2 से 1 माइक्रोमीटर इसका साइज होती है, जबकि जबकि 0.1 माइक्रो इसका लेंथ। ठीक है, इसका चौड़ाई और लंबाई की बात हो रही है। ठीक है, लंबाई इसका 0.2 से 1 माइक्रोमीटर है चौड़ाई, और इसका लंबाई लेंथ, ठीक है, 4.1 माइक्रोमीटर होती है। देयर नंबर आर फ्यू टू मैनी थाउजेंड पर सेल। ठीक है, एक सेल में कुछ माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर थाउजेंड तक, वो डिपेंड करता है किस एरिया के सेल में कितना एनर्जी दरकार होती है, तो उसी हिसाब से ये बढ़ जाते हैं, जितना काम लिया जाए। ठीक है, जैसे हमारे फीट और हमारे एंड्स के ये सबसे ज़्यादा इनका किरदार, और चिक्स के जो सेल्स है उनके भी जो है किरदार ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से इनमें क्या हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद
बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। अब आते हैं कि कोन्ड्रियोम कोन्ड्रियोम किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। कोन्ड्रियोम लव्स ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड कोन्ड्रियोम, ठीक है। जितने भी एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज है, उस सारे माइटोकॉन्ड्रिया को कलेक्टिवली कॉल्ड कोन्ड्रियोम, ठीक है, उसको कोन्ड्रियोम का नाम दिया गया है। अब हम आते हैं इसके किस पे, स्ट्रक्चर पे, ठीक है। स्ट्रक्चर पे किसका स्ट्रक्चर किस है, इट इज़ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जैसे कि डायग्राम में हमने पढ़ चुके हैं कि उसका डबल मेम्ब्रेन, द आउटर मेम्ब्रेन, उसका आउटर मेम्ब्रेन जो क्या होता है, स्मूथ होता है। इनर मेम्ब्रेन जो क्या होता है, फोल्डेड होती है, जैसे कि मैंने डायग्राम में आपको समझाया कि जो उसका ऊपर वाला जो मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है, ठीक है, हमवार होती है, और जो इनर वाला है होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, फोल्डेड हो जाती है, जिसमें जो है क्या बन जाते हैं, क्रिस्टीज बन जाते हैं, ठीक है। If outer membrane of the mitochondria is removed, then it is called मेटोब्लास्ट। माइटोब्लास्ट क्या कहलाता है, जब उसका ऊपर वाला समूथ जो मेम्ब्रेन हटाया जाए तो उसको माइटोब्लास्ट कहते हैं, क्या, माइटोब्लास्ट। आगे कह रहे हैं द फोल्डेड ऑफ इनर मेम्ब्रेन आर नोन एज क्रिस्टी, ठीक है, उसको क्रिस्टी का नाम दिया है, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शन, जितने भी केमिकल, जैसे कि उसमें क्रिप्स साइकिल है, ठीक है, जो है जैसे कि वहाँ पे एक ग्लाइकोलाइसिस होती है, उस अमल में क्या ऐसा एक बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है कि जो है एटीपी का जनरेशन प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ठीक है, एनर्जी ज़्यादा बने, तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से एटीपी का प्रोडक्शन बढ़ जाती है। दिस दिस क्रिस्टी कंटेन पिन एड पार्टिकल, ठीक है, क्रिस्टी पे पिन लाइक पार्टिकल मौजूद होती है, जिसको नाम दिया है उसने किस चीज़ का, ऑक्सीसोम, ठीक है। अब ऑक्सीसोम क्या होता है, ऑक्सीसोम या एलिमेंट्री पार्टिकल, इसको एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं, ठीक है, दूसरा नाम एलिमेंट्री पार्टिकल, तीसरा नाम इसको F1 पार्टिकल और F0 पार्टिकल भी इसको कहते हैं, इनसाइड द इनर सेल मेम्ब्रेन, जो इनर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जो जिसका क्या किरदार होता है, जिसका किरदार होता है एटीपी सिंथेसिस, ठीक है, एटीपी का सिंथेसिस, इसका फंक्शन क्या होता है ऑक्सीसोम का, कि वो एटीपी प्रोडक्शन करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की सलाहियत रखता है। फिल्ड विद प्रेजेंट कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है, वो एक मैट्रिक्स के अंदर मौजूद है, जहाँ पे फ्लूइड फील्ड है, जिसमें मुख्तलिफ नमकियात वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। द मैट्रिक्स कंटेन इंजाइम, जिसमें इंजाइम होता है फॉर सेलुलर एरोबिक रिस्पायरेशन में, जैसे कि एटीपीज इंजाइम होती है, और इसके अलावा प्रोटीन राइबोज, कौन सा राइबोज, 70S राइबोज होती है इसमें, जैसे कि बैक्टीरिया में होता है, ठीक है, इसमें भी 70S जो है राइबोसोम्स होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है, वो प्रोटीन जो फिर एक स्पेसिफिक एंजाइम बनाती है, तो वो स्पेसिफिक एंजाइम मुख्तलिफ फंक्शन में। अच्छा, आरएनए एंड डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए भी उसमें होता है, जो क्या है, डीएनए क्या है इसका, इट्स 1% ऑफ द टोटल सेल डीएनए ऑफ सेल्स, जो सेल का जो 1% डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया, दिस डीएनए कैन कोड सिंथेसिस ऑफ सम टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है, जिसमें सम प्रोटीन को, जैसे खास एंजाइम को बनाने में वो प्रोटीन को कोड करता है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, आगे है क्या इसका फंक्शन, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, जैसे कि हमने पढ़ चुके हैं, दीज आर प्रोवाइड द एरोबिक रिस्पायरेशन, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस का अमल करता है, जैसे कि इस डायग्राम में आप इसको बखूबी समझ जाएंगे। जैसे कि इस डायग्राम में आप समझ जाएंगे कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, ग्लूकोज है, C6H12O6, ठीक है। अब ये क्या है, ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का कन्वर्ट हो जाता है टू मॉलिक्यूल में, पायरेवेट के दो मॉलिक्यूल में ये कन्वर्ट हो जाती है, वन पायरेवेट, ये दूसरा, फिर ये पायरेवेट जो है इस ग्लूकोज पायरेवेट में तब्दील होती है, तो एक मॉलिक्यूल एटीपी का रिलीज होती है, फिर ये पायरेवेट चला जाता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर यहाँ पे एसिटाइल को ए एंजाइम है, जो क्या करता है, इसको मजीद तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद इसको क्रिप्स साइकिल में चला जाता है, क्रिप्स साइकिल में फिर जैसे कि हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें ऑक्सीजन का मिल जाना, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और इसके नतीजे में एटीपी प्रोडक्शन होती है, ठीक है, और आखिर में H2O रिलीज
और पानी का एक मॉलिक्यूल भी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपीज, और ये टोटल टोटल क्या कहलाया जाता है, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर मैंने बकायदा एक लेक्चर बना दिया, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम में आपने समझ गए कि किस मरा यानी एरोबिक रिस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये क्या करता है, प्राइवेट टूट जाता है, ग्लूकोज टूट जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एटीपीज प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में। ठीक है, तो ये था इसका जो है एरोबिक रिस्पिरेशन। Most of the oxidative metabolism ATP production occur in the mitochondria। जितने भी जो ऑक्सीडेशन मेटाबॉलिज्म जो एटीपी प्रोडक्शन है वो कहाँ पे हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। देयरफॉर द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। इसको सेल का पावर हाउस सेल इसलिए कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है C6H12O6, जब इसके साथ ऑक्सीजन मिल जाता है तो इसके नतीजे में हमें 36 एटीपीज मिलते हैं। एटीपीज यानी एक ग्लूकोज के टूटने के अमल में, यानी पूरा ग्लाइकोलाइसिस के करीब साइकिल के दौरान या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल के दौरान जो जितने भी जो एटीपीज प्रोड्यूस होती है वो टोटल 36 एटीपीज रिलीज होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो वेटेलोजेनेसिस में जो यॉक जो वोम में जो यॉक बनता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के ही थ्रू बनता है, वो इसको फॉर्म करता है। तो ये था हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेल होगा वो प्लास्टिड के ऊपर होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।